राजा विक्रमादित्य और बेताल की कहानियां सदियों से चली आ रही हैं। इस बार बेताल ने विक्रम को एक ऐसी कहानी सुनाई जिसमें सच्चाई और रहस्य के धागे इतने उलझे हुए हैं कि सुलझाना नामुमकिन लगता है। विक्रमादित्य ने बेताल को कंधे पर लादा और घने जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही वह कुछ दूर पहुंचे, बेताल ठहाका मारते हुए बोला, राजन, तुम थकने वाले नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो, लेकिन कहानी के अंत में अगर तुमने मुंह खोला तो मैं फिर उड़कर वापस चला जाऊंगा। विक्रम ने मौन रहते हुए सहमति दी। बहुत समय पहले सिंधलोक नामक राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा राजेंद्र राज करता था। राजा का एकमात्र पुत्र युवराज अरुण राज्य का उत्तराधिकारी था। लेकिन एक दिन राजमहल में एक अजीब घटना घटी। राजा राजेंद्र अपने कमरे में मृत पाए गए। मौत के कारण का कोई सुराग नहीं था। राजा की मौत के बाद राजमहल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोग महल में राजा के कमरे से किसी के रोने की आवाजें सुनते। कुछ सैनिकों ने राजा के कमरे के बाहर एक साया चलता हुआ भी देखा। युवराज अरुण, जो एक साहसी और निडर युवक था, उसने इन रहस्यमयी घटनाओं की जांच का फैसला किया। एक रात युवराज अरुण ने खुद राजा के कमरे के बाहर पहरा देने का निश्चय किया। कमरे के चारों ओर सन्नाटा था। आधी रात बीती ही कमरे के अंदर से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अरुण ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच राजा राजेंद्र का शव खड़ा था, लेकिन यह शव जीवित प्रतीत हो रहा था, मानो कोई उसे नियंत्रित कर रहा हो। राजा की आंखें चमक रही थीं और वह धीमी आवाज में कह रहे थे, मुझे न्याय चाहिए, मेरा कातिल इस महल में ही है। युवराज अरुण के होश उड़ गए। वह भयभीत होकर बाहर भागा, लेकिन फिर खुद को संभाला। उसने कसम खाई कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा और जांच के दौरान 4 लोगों पर शक गहराया। प्रधानमंत्री कांतिलाल, जो राजा के सबसे करीबी थे। दूसरे राजवैद्य भास्कर, जो राजा की दवाइयाँ तैयार करते थे। तीसरा सेनापति विक्रमसेन, जिनकी राजा से हाल ही में अनबन हुई थी। चौथा राजमहल की नौकरानी सुलोचना, जो अक्सर राजा के कमरे में आती जाती रहती थी। युवराज ने चारों को महल के दरबार में बुलाया। तभी अचानक हवा में राजा राजेंद्र की आवाज गूंजी, जिसने मुझे मारा है उसका चेहरा आज बेनकाब होगा। युवराज अरुण ने सभी को बारी बारी से सवाल किए, लेकिन कोई सच नहीं उगलता। तभी अचानक राजवैद्य भास्कर कांपते हुए बोला, महाराज, मुझे माफ करें, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। किसी ने मेरे दवाइयों में जहर मिला दिया था। विवश भास्कर ने कहा कि जिस दिन राजा की मौत हुई उसी दिन उसे नौकरानी सुलोचना ने यह दवा देने को कहा था। सभी की नजरें सुलोचना पर टिक गई। सुलोचना ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, हाँ, मैंने ही राजा को मारा, लेकिन मैंने यह अपने लिए नहीं किया। मैं तो महल में छुपे असली राक्षस की गुलाम हूँ। सभी चौंक गए। सुलोचना ने आगे कहा, मैं महल की तहखाने में एक पिशाच बंद है, जो राजा की मौत के बाद मुक्त होने वाला था। मैंने उसी के वश में थी। युवराज अरुण ने तुरंत सैनिकों के साथ तहखाने की ओर दौड़ लगाई। वहां उन्होंने देखा कि एक पिशाच के अवशेष महल की दीवार के बीच बंद थे। राजा राजेंद्र की मौत उसी पिशाच के श्राप का परिणाम थी। युवराज ने उस पिशाच
के अवशेषों को पवित्र मंत्रों से जलाकर नष्ट किया। उसी क्षण राजा राजेंद्र की आत्मा ने चैन की सांस ली और उनके गूंजते शब्द सुनाई दिए। अब मेरा कातिल और श्राप दोनों समाप्त हुए, राज्य सुरक्षित है। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, बताओ राजन, अगर युवराज ने सुलोचना को दोषी मानते हुए उसे मार दिया होता बिना पिशाच के रहस्य को जाने, तो क्या राज्य का भविष्य सुरक्षित रह पाता? क्या सच्चाई को जानना हमेशा जरूरी होता है? विक्रम ने गहरी सोच में डूबते हुए चुप्पी साध ली। वह जानते थे कि बेताल ने एक गूढ़ प्रश्न किया था जिसका उत्तर देना आसान नहीं था। बेताल ने विक्रम की चुप्पी पर ठहाका लगाया और बोला, राजन, तुमने उत्तर नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हारे कंधे पर बना रहूँगा। अब चलते हैं आगे की यात्रा पर। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य की यात्रा जारी रही, लेकिन बेताल की कहानी और उसका सवाल अंततः रहस्य की तरह हवा में गूंजता रहा। सच्चाई की खोज में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हर घटना के पीछे का सच तभी प्रकट होता है जब हम धैर्य और विवेक से काम लेते हैं। दोस्तों,